नमस्कार। आज चर्चा करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में, जिसमें हाइपरटेंशन क्या है, नॉर्मल कितना होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या क्या जांचें कराना चाहिए, क्या क्या लक्षण आ सकते हैं और फिर उपचार में क्या डाइटरी मॉडिफिकेशन करना है और क्या मेडिकल ट्रीटमेंट करना है। इन सभी पहलुओं में चर्चा करेंगे। प्रारंभ करते हैं। तो बीपी क्या है, हाई या नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर एक तरह से ब्लड का खून की नलिकाओं में जाने से जो प्रेशर आता है, जैसे पाइप से कोई पानी जाता है तो उसमें एक प्रेशर रहता है, कभी हाई प्रेशर से पानी आता है, कभी लो प्रेशर से पानी आता है। जिस ढंग से पंप किया गया, जितने हार्स पावर की मशीन रही, उसी तरह से अपने बॉडी के अंदर ब्लड सभी नलिकाओं से जाता है। कुछ मोटी नलिकाओं से जाता है, कुछ पतली नलिकाओं से जाता है। तो सामान्य नलिकाओं से जब ब्लड बहता है तो वो एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर देता है। जो भी प्रेशर ब्लड वेसल वाल के ऊपर लगाता है उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड कॉलम ओवर द वेसल वाल। तो इस तरह से, और जानते हैं हम सब कि बीपी इंस्ट्रूमेंट के जरिए ब्लड प्रेशर का आकलन किया जाता है, जिसमें दो वैल्यू रहती है। एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। उसके आधार पे नॉर्मल रेंज क्या है और एबनॉर्मल रेंज क्या है, इसके बारे में चर्चा करें। वर्तमान समय में नॉर्मल रेंज बीपी की 120-80 मानी जाती है। पहले ये रेंज 140-90 तक थी, लेकिन अभी ये घट करके नए गाइडलाइंस के अनुसार 120-80 से ज़्यादा होने पर बीपी एबनॉर्मल माना जाता है, बीपी का ज़्यादा होना माना जाता है। तो जो अपना टारगेट रहना चाहिए वो 120-80 मिलीमीटर मरकरी से नीचे होना चाहिए। फिर उसके बाद 120/80 से ऊपर वाले बीपी को कई स्टेजेज में बांटा गया है। पहले तो 129 एबव एंड लेस देन 80 डायस्टोलिक। 129-80 ये एलिवेटेड ब्लड प्रेशर की श्रेणी में आता है। नॉर्मल से ज़्यादा और स्टेज 1 से पहले इसको एलिवेटेड ब्लड प्रेशर बोलते हैं। मीन्स ब्लड प्रेशर ज़्यादा तो है लेकिन अभी इलाज करने योग्य नहीं होते, इसमें अपने को सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो 129/80, देन स्टेज 1 130 to 139, 130 to 139 सिस्टोलिक एंड 80 to 99 डायस्टोलिक। 130 to 139 and 80 to 89, that is stage 1. Then above 140 and above 90, above 140 systolic and more than 90 diastolic, that is stage 2. And this stage 2 goes up to maximum limit. पहले 3 स्टेज 4th स्टेज भी थी, अभी उस 3rd स्टेज 4th स्टेज को हटा करके स्टेज 2 कर दिया गया है। वो 140 से स्टार्ट हो जाता है, उस जिसमें अपने को एग्रेसिवली मैनेज करना है। तो 140/90 इज द लिमिट फॉर स्टेज 1। देन आफ्टर दैट स्टेज 2 स्टार्ट्स एंड हाइपरटेंसिव इमरजेंसी इज 180 सिस्टोलिक एंड 120 डायस्टोलिक। तो स्टेज 2 के टॉप लिमिट में 180-120 जब बीपी पहुंच जाता है तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंतर्गत आ जाता है, जिसका इंजेक्टेबल ड्रग्स के जरिए एग्रेसिव मैनेजमेंट, आईसीयू मैनेजमेंट किया जाता है। तो इस तरह से ये बीपी की स्टेजिंग हो गई। नॉर्मल, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, स्टेज 1, स्टेज 2, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। बीपी होता क्यों है, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, उसका कारण नॉर्मल रूप में जो वेसल्स रहती हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन पहले ना के बराबर रहता है, और उम्र के बढ़ने के साथ साथ
उसकी वेसल्स की इनर वॉल में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने लगता है, जिससे जो उसका डायमीटर रहता है वो ग्रेजुअली नैरो होने लगता है। ये एक एजिंग प्रोसेस है, तो सामान्य तौर पे ये मेंटेन रहा है, वो वेसल में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते और उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन बीपी में नहीं आना पड़ता। लेकिन यदि कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन इतना हो जाए कि वेसल वॉल काफ़ी नैरो हो गई, तो नेचुरली जब उसी नैरो स्पेस से ब्लड फ्लो होगा तो बीपी बढ़ जाएगा। इसीलिए एज के बढ़ने के साथ साथ बीपी की मेजरमेंट्स बढ़ती जाती है। फिर बीपी रिकॉर्ड कैसे करें? बीपी या तो सिटिंग पोजीशन में रिकॉर्ड किया जा सकता है या लाइंग पोजीशन में रिकॉर्ड किया जाता है। दोनों स्थितियों में बेहतर रहता है। ये है कि जैसे पेशेंट आता है तो उसको 4-5 मिनट पहले रेस्ट करके फिर सिटिंग पोजीशन में बिठा करके और उसके आर्म्स में कफ को बांध करके बीपी रिकॉर्ड किया जाता है, और इसका लेवल हार्ट के बराबर पे रहना चाहिए जहाँ पर अपन बीपी कफ को बांधते हैं, जिस उसमें हार्ट के बराबर रहने में उसका बेस्ट मेजरमेंट आता है। सिमिलरली लाइंग डाउन में भी ये हार्ट के लेवल में रहेगा और दोनों ही वैल्यू लगभग नॉर्मल रहते हैं। तो इस तरह से बीपी का रिकॉर्ड किया जाता है। अब बीपी के टाइप्स कितने होते हैं? हाइपरटेंशन बीपी जब नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो गया, मीन्स मोर देन 120/80, इससे यदि नॉर्मल हो गया तो वो एबनॉर्मल कहला जाएगा, जिसको 120 to 129 ये अपर लेवल कहलाता है, अपर हाइपरटेंशन रेंज। देन उसके बाद स्टेज 1 स्टार्ट होता है 130 से, तो 130/80, इससे यदि ज़्यादा है तो वो या इतना है 130/80 है या इससे ज़्यादा है तो वो स्टेज 1 के अंतर्गत आता है। तो नॉर्मल एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड हाइपरटेंशन इमरजेंसी, ये तो स्टेजिंग हो गई। फिर टाइप्स कितने होते हैं? हाइपरटेंशन के 2 टाइप होते हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। सामान्य तौर पे हाइपरटेंशन का कोई कारण नहीं रहता, वो एजिंग प्रोसेस रहती है। बहुत लोगों में जेनेटिक फैक्टर रहते हैं, तो जिनको इनके पेरेंट्स हाइपरटेंसिव रहते हैं उनको भी यंग एज से ही बीपी बढ़ने लगता है। किसी किसी की टेंडेंसी ओबेज होने की रहती है, ओबेसिटी ज़्यादा रहता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, उनमें बीपी बढ़ने लगता है। उसके अलावा किसी किसी में कारण पता न होने के बावजूद भी इडियोपैथिक एसेंशियल हाइपरटेंशन हो जाता है, जो यंग एज में भी हो सकता है यदि उसमें कोई और अन्य कारण नहीं मिलते हैं, तो उसको एसेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। फिर कुछ बीमारियां रहती हैं जिनकी वजह से बीपी बढ़ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे कॉमनेस्ट रहता है रीनल हाइपरटेंशन, किडनी की बीमारियों से होने वाला ब्लड प्रेशर, तो उसको रीनल हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसमें रीनल आर्टरी स्टेनोसिस भी हो सकती है, रीनल पैरेन्काइमल डिसीजेज भी हो सकते हैं, ये रीनल हाइपरटेंशन। देन एंडोक्राइनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक फियोक्रोमोसाइटोमा एक बीमारी रहती है जो एड्रिनल ग्लैंड से संबंधित रहती है। इसी तरह एल्डोस्टेरोनिज्म, वो भी एड्रिनल ग्लैंड से संबंधित रहती है। देन थायराइड डिसऑर्डर, हाइपरथायराइडिज्म, उसमें भी बीपी बढ़ सकता है। कुशिंग सिंड्रोम, उसमें भी बीपी बढ़ सकता है। तो ये कुछ एंडोक्राइनोलॉजिकल काजेज रहते हैं जिसमें बीपी बढ़ सकता है। देन ड्रग इंड्यूस, कुछ ऐसी ड्रग्स रहती हैं जिनके लेने से भी बीपी बढ़ सकता है, जैसे स्टेरॉइड्स के लेने से। कुछ और अन्य बीमारियां जैसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी में टॉक्सीमिया प्रेगनेंसी हो जाती है, उसमें भी बीपी बढ़ जाता है। फिर उसके अलावा कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, एओर्टिक बड़ी वेसल जो रहती है हार्ट की, एओर्टा जिसको बोलते हैं, एओर्टा के सिकुड़न से भी बीपी बढ़ जाता है, उसको कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा बोलते हैं। तो इस तरह से कुछ सारे कारण हैं जिनकी वजह से
बीपी बढ़ता है तो उनको सेकेंडरी हाइपरटेंशन का नाम दिया गया है। और उनका यदि इलाज कर दिया जाए अलग से तो वो बीमारी का क्योर भी हो सकता है। तो इस तरह से 2 टाइप्स। अब ब्लड प्रेशर के मरीजों में, हाई बीपी वाले मरीजों में जांचें क्या क्या कराएं। कुछ तो बेसिक जांचें हैं। फॉर एसेंशियल हाइपरटेंशन में जांचें इसलिए कराई जानी हैं कि कुछ एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस तो साथ में नहीं हैं, तो उनको देखने के हिसाब से जो इस बीमारी को और बढ़ा देते हैं। तो रूटीन जांचें जैसे ब्लड की सीबीसी की जांच, फिर किडनी फंक्शन, किडनी की बीमारियां जानने के लिए, देन लीवर फंक्शन, लीवर में इन्वॉल्वमेंट जानने के लिए, थायराइड फंक्शन, थायराइड डिसऑर्डर देखने के लिए, ईसीजी हार्ट पे असर देखने के लिए, सीटी स्कैन ब्रेन में कुछ असर होने के देखने के लिए, रेटिना की जांच, फंडस एग्जामिनेशन, रेटिना में कोई चेंजेस तो नहीं है ये देखने के लिए, इकोकार्डियोग्राफी हार्ट की फंक्शनिंग देखने के लिए, और इलेक्ट्रोलाइट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट जो सोडियम पोटेशियम, किडनी इन्वॉल्वमेंट और कुछ एल्डोस्टेरोनिज्म को देखने के लिए ये जांचें करवाई जाती हैं। इस तरह से डिफरेंट जांचें हैं जिनसे सेकेंडरी काज ऑफ हाइपरटेंशन में कोई और कारण है उसको जानने के लिए ये जांचें कराई जाती हैं। अब इसके मैनेजमेंट पार्ट में आ जाते हैं। बीपी को कंट्रोल कैसे करें, हाई बीपी को कंट्रोल कैसे करें। तो जैसा कि मैंने पहले बतलाया कि पहले नॉर्मल रेंज 140/90 को माना जाता था। अब वो भी ये वैल्यू मिनिमम 3 टाइम्स बढ़ी हुई आए, 3 रिकॉर्ड में बढ़ी हुई आए, तभी अपने को ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। तो अब वर्तमान पोजीशन में इसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई है। अब इसको 130/80 से ही इसको कट ऑफ ले लेना है। और फर्स्ट स्टेज हाइपरटेंशन मोर देन 130 एंड एबव, एंड लोअर फिगर इज 80 से ज़्यादा होने में बीपी एबनॉर्मल माना जाएगा, स्टेज 1 माना जाएगा, और इसी से अपने को ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर में 121 से 79 वैल्यू तक अपने को ऑब्जर्वेशन में रखना है, डाइटरी मॉडिफिकेशन रखना है, एक्सरसाइज करना है, साल्ट रिस्ट्रिक्शन करना है इत्यादि, और उसके ज़रिए बीपी को मेंटेन करके रखना है। तो इसके एक तो लाइफ स्टाइल मेजर्स हैं जो बीपी को कम करने के लिए, और दूसरा है मेडिकल ट्रीटमेंट जो दवाइयों के जरिए किया जाना। तो लाइफ स्टाइल मेजर्स में अपने जीवन प्रणाली में क्या परिवर्तन करें कि बीपी रेंज में रहे, कंट्रोल में रहे। तो इसमें सबसे पहला तो है साल्ट रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि साल्ट से बीपी बढ़ता है। साल्ट लेने से सोडियम से वाटर रिटेंशन होता है और बीपी बढ़ जाता है। तो साल्ट की मात्रा 1.5 ग्राम पर डे कर देना, आधे से भी कम। नॉर्मल रिक्वायरमेंट 5 ग्राम मानते तो उसको 1.5 ग्राम अपर लिमिट है, 1.5 ग्राम साल्ट रिस्ट्रिक्शन कर दें। एक्सरसाइज 30 मिनट्स डेली फॉर 5 डेज इन अ वीक, लगभग 150 मिनट की एक्सरसाइज कंपल्सरली करने की कोशिश करें। वेट रिडक्शन करें, यदि ओवर वेट है तो वेट को कम करें। देन फैटी डाइट और हाई कार्ब डाइट को अवॉइड करने की कोशिश करें। कुछ एक्सरसाइजेस करें, वॉकिंग करें, और योगा प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। योगा प्रैक्टिसेस में जैसे प्राणायाम है, शवासन है, कार्पस पोज, देन चाइल्ड पोज, ब्रिज पोज, ये जो योगासन है ये इसमें बेनिफिशियल रहते हैं। इनको रेगुलर वे पे करने से फ़ायदा रहता है। प्राणायाम की प्रैक्टिस करते रहें तो अनुलोम विलोम प्राणायाम ये इसमें हेल्पफुल रहता है। तो योगासना प्लस लाइफ स्टाइल को चेंज करने से काफ़ी कुछ जो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है वो लगभग लेवल में आ जाता है। रूल ऑफ 5 यहाँ लगभग हर चीज़ ये डाइटरी मॉडिफिकेशन, जितना डाइट में कमी करना, 5 पॉइंट,
वेट रिड्यूस करना 5 पॉइंट्स, योगिक एक्सरसाइजेस, योगा टेक्निक्स 5 पॉइंट्स, वॉकिंग एंड एक्सरसाइज एरोबिक्स ये 5 पॉइंट्स, ये सभी चीज़ें 5-5 पॉइंट कम करती हैं। तो इस तरह से बीपी को नियंत्रण करने में इनका बहुत अच्छा योगदान है और इसकी कोशिश अवश्य करना चाहिए। अब आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाए? तो ट्रीटमेंट में वैसे बेसिकली यदि इसेंशियल हाइपरटेंशन है तो जो फर्स्ट ग्रुप रहता है, पहला रहता है डायरेटिक्स, जिसमें क्लोरथेलिडोन, इंडेपामाइड ग्रुप की ड्रग्स दी जाती हैं। नंबर 2 एस इनहिबिटर्स, तो एस इनहिबिटर्स में लिस्नोप्रिल, रैमिप्रिल, इनालेप्रिल। देन थर्ड ग्रुप है ARB, इनमें आते हैं लोसार्टन, टेलमिसार्टन एंड ओल्मिसार्टन, तो ये ग्रुप हो गया। चौथा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का ग्रुप है, उसमें एमलोडिपिन, सिग्निडिपिन एक्सेट्रा। देन बीटा ब्लॉकर्स जिसमें मेटोप्रोलाल, बिसोप्रोलाल, इस तरह से। देन अल्फा ब्लॉकर्स, देन सेंट्रल एक्टिंग ड्रग्स लाइक क्लोनिडीन एक्सेट्रा। तो इस तरह से कई ग्रुप हैं। इनको इनिशियली फर्स्ट ड्रग से स्टार्ट करते हैं डायरेटिक्स से, देन एड ऑन करते हुए नेक्स्ट ग्रुप एस इनहिबिटर्स, देन ARB एंटागोनिस्ट, देन बीटा ब्लॉकर्स, लाइक दैट ये ड्रग्स ट्रायल करते जाते हैं। और जितने में 1, 2 या 3 में जैसे ही बीपी कंट्रोल में आ गया तो उतने में फिक्स कर देते हैं। फिर ग्रेजुअली मेजर करते रहते हैं और उसको डोज को टाइट्रेट करते रहते हैं। जो सेकेंडरी टाइप का हाइपरटेंशन रहता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन में इम्पोर्टेंट है रीनल हाइपरटेंशन। इसमें ड्रग्स का सिलेक्शन कैसे करें? तो रीनल हाइपरटेंशन में जो चॉइस ऑफ ड्रग में नंबर 1 है एस इनहिबिटर्स एंड ARB एंटागोनिस्ट। ये 2 ग्रुप की दवाइयाँ नंबर 1 चॉइस में रहती हैं, जिसमें मेन है टेलमिसार्टन। देन इसको इनिशियली देना ही देना है, उसके बाद इसको मैक्सिमम लिमिट तक ले जा करके सेकंड डोज जो रहता है वो है डायरेटिक्स का, दैट इज क्लोरथेलिडोन। देन थर्ड ग्रुप इज कैल्शियम एंटागोनिस्ट, जिसमें सिग्निडिपिन है। एंड नंबर 4 में फिर बीटा ब्लॉकर्स, देन अल्फा ब्लॉकर्स। इनको एड ऑन करके बीपी को मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। अपार्ट फ्रॉम डाइटरी मॉडिफिकेशन, डाइटरी जो उसके गाइडलाइंस हैं किडनी डिसीज़ के लिए, लो प्रोटीन डाइट, हाई कार्ब डाइट, इस ढंग से उसको दिया जाता है। और प्लस साथ में मेडिकेशन दे करके बीपी को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। जो सेकंड ग्रुप है दैट इज डायबिटिक हाइपरटेंसिव। इनमें भी फर्स्ट चॉइस रहती है एस इनहिबिटर्स की, एस इनहिबिटर्स, ARB, देन थर्ड इज कैल्शियम एंटागोनिस्ट। तो तीसरे ग्रुप में इनको पहला इनिशियली एस इनहिबिटर से, देन ARB एंटागोनिस्ट, इनमें से टाइट्रेट करते हैं। दोनों को कंबाइन नहीं करते, या तो एस इनहिबिटर से ARB एंटागोनिस्ट, या तो रैमिप्रिल दें या टेलमिसार्टन दें। और नेक्स्ट ग्रुप फिर इसको मैक्सिमम डोज में लेने के बाद इनमें से कोई भी है, उसके बाद सेकंड ड्रग कैल्शियम एंटागोनिस्ट की ऐड कर दी जाती है। तो इस तरह से उसको टाइट्रेट करने की कोशिश करते हैं। थर्ड यदि उससे कंट्रोल नहीं आता तो फिर बीटा ब्लॉकर, देन अल्फा ब्लॉकर और अदर ड्रग्स का उपयोग किया जाता है। इन प्रेगनेंसी, टॉक्सीमिया प्रेगनेंसी में जो ड्रग ऑफ चॉइस हैं वो है नंबर 1 मिथाइल डोपा, देन दूसरा ड्रग है लेबेटालॉल, तीसरा ड्रग है निफेडिपिन, एंड लास्टली यदि इससे रिस्पांस नहीं आता तो हाइड्रोलाजिन को भी उसमें जोड़ दिया जाता है। एंड कभी कभी फिर अल्फा ब्लॉकर्स भी दिए जा सकते हैं। तो इस तरह से इन 4-5 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है जो टॉक्सीमिया प्रेगनेंसी में यूज किया जाता है। देन another problem is pheochromocytoma,
फियोक्रोमोसाइटोमा में ध्यान रखना है कि पहले अल्फा ब्लॉकर्स को दिया जाता है, बाद में बीटा ब्लॉकर्स को ऐड ऑन किया जाता है। कभी भी बीटा ब्लॉकर्स को शुरुआत में फियोक्रोमोसाइटोमा में नहीं देना चाहिए, नहीं बीपी घटने के बजाय और ज़्यादा शूटअप कर जाता है। इसके अलावा कुछ और अन्य बीमारियाँ जिसमें सर्जिकल के साथ साथ मेडिकेशन देना रहता है, जैसे डिसेक्टिंग एनेरिज्म है जो हाइपरटेंशन का कॉम्प्लिकेशन है, तो उसमें बीटा ब्लॉकर्स भी देते हैं और साथ में सर्जरी भी करते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़, हार्ट अटैक के साथ CAD कोरोनरी आर्टरी डिसीज के साथ यदि हाइपरटेंशन है उसमें क्या दें, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस नंबर 1 में बीटा ब्लॉकर रहता है, नंबर 1 बीटा ब्लॉकर, देन ACE इनहिबिटर्स, देन ARB एंटागोनिस्ट, ये इस देन डायरेटिक्स, इस तरह से इनको ऐड ऑन करते जाते हैं। सिमिलरली ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, ये सेकेंडरी काजेज यही हैं, तो इस तरह से अपन हर काजेज के अनुसार उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो टू कंक्लूड इस ट्रीटमेंट में है एक तो लाइफ स्टाइल चेंजेस, देन स्टार्ट विथ वन ड्रग डायरेटिक, देन ACE inhibitors, then ARB antagonist, then beta blockers, and then alpha blockers and other drugs. And साथ में योगा एक्सरसाइजेस, वॉकिंग एंड शॉर्ट रिस्ट्रिक्शन एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन। तो इस तरह से इन एंगल से BP का मैनेजमेंट किया है। थैंक यू।